मित्रों, आज की नई संस्कृति में बुजुर्गों को घर में रहने की इजाज़त नहीं है। उनकी संतानें उन्हें वृद्धाश्रम भेजने के लिए सारे तिकड़म अपनाते हैं। लेकिन कोई बुजुर्ग जबरन वृद्धाश्रम में निपटाए जाने के बजाय स्वयं गृह त्याग कर दे तो यह बेहद आश्चर्यजनक लगता है। इस उपन्यास के 14वें अध्याय में विधुर और बुजुर्ग रंजन बाबू स्वयं घर का परित्याग कर देते हैं। उनका जज्बा काबिले तारीफ लगता है। आइए इस अध्याय का पाठ सुने। उस रात शुक्ल पक्ष की चांदनी की चमक कई कई ट्यूब लाइटों के एक साथ रोशनी बिखेरने से कम नहीं थी। उस रोशनी में मजे से अखबार पढ़ा जा सकता था। रंजन बाबू चश्मा चढ़ाकर किसी पुराने अखबार के कुछ पन्नों को पलटते हुए एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। बेशक मौसम गर्म था, किंतु उस चौरस खुले प्लेटफॉर्म पर दूर दराज के गांवों से आने वाली ताजी हवा शरीर के साथ साथ मन को भी राहत दे रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली। अखबार को एक किनारे रखते हुए पता नहीं उनको क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी निर्जन द्वीप पर काला पानी की सजा से माफी देकर एक आज़ाद जिंदगी जीने के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। पता नहीं क्यों उन्हें अपना घर छोड़ने का मलाल नहीं हो रहा था, बल्कि यह सोचकर संतोष हो रहा था कि जिनके लिए इतना सारा कमाया और इकट्ठा किया उन्हीं को ये सब दे दिया। उन्होंने घर से पैदल ही अपनी अटैची और बेड होल्डर को घसीटते हुए कोई 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया और रेलवे स्टेशन पर आ गए। उन्हें खुद को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करने के बाद सड़क पर पैदल चलते हुए इस बात की आशंका हो रही थी कि कहीं कोई उनका जानने पहचानने वाला उन्हें देख न ले और यह न पूछ ले कि अरे रंजन बाबू, इतनी देर गए आप कहाँ निकले हैं। तब उसे वे क्या सफाई देंगे? क्या यह कहेंगे कि उनके बहू बेटों ने उन्हें घर से बेघर कर दिया है? हाँ, बहू बेटों ने उन्हें घर से धक्के देकर तो नहीं निकाला है, पर उन्होंने अपने आपत्तिजनक बात बर्ताव से उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि वे आजिज आकर घर को त्याग दें। चलो, उन्हें स्टोर रूम से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया गया, जिसे उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। पर उस सर्वेंट क्वार्टर में एक शराबी और बदतमीज ड्राइवर के साथ रहना उन्हें कैसे गंवारा होता? आखिर इतने बदसलूक नौजवान को उनके बेटों ने अपना ड्राइवर नियुक्त कैसे किया और अपने यहाँ पनाह दी, उसी सर्वेंट क्वार्टर में जिसमें उन्होंने कई साल काटे हैं। हाँ, उन्होंने अपने बेटों को तो अच्छे ही संस्कार दिए थे, पर एक संस्कार विहीन युवक को उन्होंने अपने ही घर के परिसर में क्यों ठहराया? बहरहाल वह चिंतामग्न हो गए। बेटों ने उनके अच्छे संस्कारों की तो हमेशा खिल्ली ही उड़ाई। वे भी तो बेहद बदतमीज और मतलबी हैं। किसे क्या पता कि वे बुरे संगतों के कारण बुरी आदतों के शिकार नहीं हुए होंगे। उन्हें भले ही न पता हो, पर यकीनन वे शराब भी पीते होंगे, पर स्त्री गमन करते होंगे और खूब आवारा गर्दी भी करते होंगे। गर्लफ्रेंडों के साथ मौज मस्ती करने और नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के मॉडर्न फैशन से वे क्या अछूते होंगे। अपनी पत्नियों के गुलाम तो हैं ही वे। हाँ, उन पत्नियों के जिन्होंने अपने माँ बाप की इच्छाओं का कभी मान नहीं रखा। बड़ी बहू सविता का धूर्त बॉयफ्रेंड अश्वनी तो अभी भी घर में बेधड़क आ धमकता है, जबकि धीरेन्द्र कुछ दिनों के लिए ऑफिस के किसी दौरे पर गया होता है। एक दिन जब उन्होंने बहू से इस बात पर आपत्ति की तो वह कितनी अशिष्टतापूर्वक उन्हें भला बुरा कहने पर आमादा हो गई थी। दरअसल उसकी चोरी पकड़ी गई थी, वरना वह यह एहसास तो जरूर करती कि बाबूजी उसे सही सबक दे रहे हैं। उनकी आपत्ति करने पर धीरेन्द्र भी आते ही उन्हें सबक देने लगा था। बाबूजी, आपके पुराने ख्यालात अब इस घर में नहीं चलने वाले हैं। आखिर अश्विनी सविता के बचपन का दोस्त है। उफ,
क्या धीरेन्द्र को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा मर्द उसकी बीवी के साथ रहता है और न जाने क्या क्या करता होगा, किसे क्या पता। छोटी बहू नीता तो नोएडा में छोटे बेटे सुरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रह चुकी है। इस बात की भनक न तो उन्हें कभी मिली, न ही उनकी पत्नी रोहिणी को। बस ऑफिस में नाइट ड्यूटी के बहाने सुरेंद्र नीता के साथ रातें ही तो गुजारता रहा होगा, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि उसके ऑफिस में नाइट ड्यूटी जैसी कोई बात थी ही नहीं। चुनांचे नीता ने सुरेंद्र के साथ भागकर शादी की और शादी के कोई 4 महीने बाद ही वो मां बन बैठी। अरे हद है। उसके पिता यानी उसके समधी ऋषभ शर्मा को उसके विवाह से ऐतराज कहाँ होने वाला था। वह तो नीता से बस यही कह रहे थे कि कुछ महीने और सब्र कर लो, तुम्हारी शादी सुरेंद्र के साथ ही करवाऊंगा, सिर्फ माँ के कैंसर का इलाज पूरा करवा लूँ। यूं भी मुझे फख्र है कि तुमने इतने शरीफ इंसान रंजन कुलकर्णी के बेटे से विवाह करने का फैसला किया है। लेकिन नीता कहाँ मानने वाली थी। यूं भी पेट में पल रहे बच्चे की वजह से कुंवारी माँ बनने का खौफ उसे खाए जा रहा था। शायद सुरेंद्र भी उसके पांव भारी होने के बाद उसे छोड़ना चाह रहा था और बार बार उस पर दबाव डाल रहा था कि वह बच्चे को गिरा दे। चलो, नीता ने यह तो अच्छा किया कि जिसे अपना प्रेमी चुना उसी के साथ ही फेरे भी लिए, पर उसने भागकर और अपने माँ बाप को बताए बिना जो कोर्ट मैरिज की, उसे तो कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। आखिर शर्मा जी भी एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लोग बाग आज भी उनके गुण गाते फिरते हैं। बहरहाल नीता की कारगुजारियां ऐसी नहीं थी कि ऋषभ देव जी इतनी आसानी से पचा जाते। उनकी तो इज्जत पर नीता ने पूरे समाज में बट्टा लगा दिया था। बिटिया की शादी के बाद ऋषभ देव जी स्वयं उनसे मिलने आए थे। कहा कि कुलकर्णी जी, मैंने नीता बिटिया के तो फैसले को माकूल तवज्जो दिया था। मैंने उसे कब कहा कि मैं उसकी शादी सुरेंद्र के साथ कराने के पक्ष में नहीं हूँ, पर उसने तो किसी को कुछ बताए बिना ही आपके बेटे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। आपको भी तो कुछ नहीं बताया था। लिहाजा शादी के कोई 4 महीने बाद ही जब नीता ने बेटे को जन्म दिया तो खबर सुनते ही ऋषभ देव फिर रंजन बाबू के घर आए और मायूस होकर फफक पड़े। मुझे नीते के लव मैरिज से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे रूढ़िवादी समाज में ऐसी ही शादियों से कट्टर जातिवाद और वर्णवाद को शिकस्त मिलेगी। बस शिकायत इस बात से है कि सुरेंद्र और नीता ने शादी से पहले ही वो सारे कर्म कर डाले जो हमारे समाज में विवाह पूर्व वर्जित हैं। शादी के बाद उनके पलायन से पेश हुई पेचीदगियों और कई घटनाक्रमों के बाद दोनों नोएडा में एक फ्लैट किराए पर लेकर अलग रहने लगे थे, जबकि माँ बाप उनकी तलाश में हरिद्वार में कहाँ कहाँ कैसे कैसे झक नहीं मारे। गनीमत रहा कि कहीं से रंजन बाबू को समय रहते पता चल गया कि दोनों नोएडा में ही रह रहे हैं, जिससे यह मामला पुलिस के हाथ में जाते जाते रह गया। माँ रोहिणी भी आश्वस्त हो गई कि बेटा सुरेंद्र महफूज है। रंजन बाबू और रोहिणी के बेटे के मनमानीपन से नाराजगी भी एकदम जायज थी। उन्हें तो भनक भी नहीं लगी कि पानी नाक के ऊपर से बहने लगा है और सुरेंद्र नीता की शादी टाली नहीं जा सकती। लिहाजा एक दिन रविवार को वे स्वयं नोएडा स्थित उसके फ्लैट में रोहिणी समेत जा धमके और नीता को गर्भवती देख अवाक रह गए। स्वभाव से गुस्सैल रोहिणी तो चीखने चिल्लाने वाली ही थी कि उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और शांत मन बोल उठे, जो हुआ सो हुआ, अब बहू बेटे को घर ले चलो, इसी में हमारी और नीता के मायके की भलाई है। कुछ ही सालों पहले के घटनाक्रम के अरण्य में भटकते हुए न जाने कितनी बातें रंजन बाबू याद करते रहे। प्लेटफॉर्म पर कोई 4 घंटे से बैठे बैठे वह उकताने लगे। आखिर बीती बातों को लेकर कितनी मगजमारी करेंगे। रात के कोई 11 बजने वाले थे। स्टेशन पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। जब कोई गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म की सारी भीड़ को उठा ले जाती तो स्टेशन दूसरी गाड़ी के आने तक सुनसान सा हो जाता। भीड़ का शोर शराबा कब बढ़ता और कब गाड़ियां आकर भीड़ के साथ साथ उसके शोर शराबे को निगल जाती।
उन्हें यह ख्याल बिल्कुल नहीं रहा कि शाम से जब से वह प्लेटफॉर्म पर जमे हुए हैं, कितनी गाड़ियां आई, कितनी गईं। दरअसल वे बड़े ही कश्मकश में थे कि आखिर करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। यद्यप पेंशन भोगी होने के कारण उनके पास पर्याप्त पैसे थे और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार स्टेशन पर स्थित एटीएम से 5,000 रुपये यह सोचते हुए निकाले थे कि इसी शहर के किसी छोटे मोहल्ले में एक कमरा और साथ में रसोई लैट्रिन किराए पर ले लेंगे। तथापि वे चिंतित थे कि इसी शहर में अपना डेरा डंडा जमाने पर उनके बेटों को उनके ठिकानों का पता चल जाएगा। तब वे अपनी बीवियों के बहकावे में आकर उनकी निजी जिंदगी में फिर से दखलंदाजी करने फिर से आ धमकेंगे, क्योंकि सविता और नीता की कुदृष्टि सदैव उनके पर्स पर रहती थी और कई बार उनसे एटीएम कार्ड और उसका पिन नंबर भी मांगा था। यह बात अलग है कि धीरेन्द्र और सुरेंद्र अच्छी अच्छी तनख्वाह पर कंपनियों में और महकमों में लगे हुए थे, लिहाजा वे पेंशन का कोई 80% रकम घर के खर्चे के लिए तो दे ही देते थे। यह लोकप्रिय धारणा है कि आज के समय में पैसे से प्रेम उपजता है, पर उनके बसाए घर में पैसे देकर भी प्रेम और सम्मान अर्जित नहीं किया जा सका। ऐसे में उनके मन में एक संकल्प दृढ़ होता जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे दोबारा अपने मतलबी बेटी बहुओं के निर्मम शिकंजों में नहीं फंसेंगे। वे किसी ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां उनके तथाकथित मतलबी सगे संबंधी उनका नामो निशान तक न ढूंढ पाए। कष्टकर यादों का तार टूटते ही वह खुरदरे प्लेटफॉर्म पर आ गिरे। तभी अचानक उनके पेट में भूख से ऐंठन होने लगी। हाँ, सुबह से उन्होंने खाया पिया ही क्या है, बस एक पैकेट बिस्कुट और पेट में खाली स्थान को भरने के लिए 3-4 गिलास पानी। बड़ी बहू ने उनके सर्वेंट क्वार्टर में महरी मन्नी के हाथों एक कप चाय ही तो भिजवाई थी, जिसमें मरा हुआ कॉकरोच पड़ा होने के कारण उन्होंने गमले में डाल दिया था। ऐसा बहुएं पहले भी कर चुकी हैं। कभी कभार तो उन्हें लगा कि जैसे बहुओं ने बचे हुए जूठन को इकट्ठा करके ही उनकी थाली में परोस दिया है। बेशक उनका संदेह 100% सही रहा होगा। दोनों बहुओं के ख्याल से उन्हें मितली सी आने लगी। बड़ी बहू सविता तो छोटी बहू नीता से कहीं अधिक धूर्त और चंठ निकली। अपने ही घर में अपने ही पैसे से चलने वाली रसोई में उन पर रसोई से खाना चुराकर खाने का इल्जाम भी लगाया। उन एहसान फरामोश बहुओं ने। बेहद हैरानी की बात है, कोई 6 साल पहले पत्नी रोहिणी के जीवित रहने तक उन्हें ऐसी जलालत नहीं झेलनी पड़ी थी। वैसे तो रोहिणी ने भी उनकी सिधाई का फायदा ही उठाया था, पर जैसी उनकी दुर्दशा बहुओं ने की वैसी रोहिणी ने कभी नहीं की। चुनांचे यह तो तय है कि रोहिणी के उन पर दबंग बात बर्ताव से शह पाकर ही दोनों बहुएं ढीठ बनी और जब वह स्वर्ग सिधारी तो बहुओं ने उन पर जुल्म का पहाड़ ढाना शुरू कर दिया। नीता ने तो उनके चरित्र पर लांछन लगाया और उनके खिलाफ सुरेंद्र के खूब कान भरे। उफ, घर के लोगों के मन में कितना कूड़ा कचरा भरा हुआ है। घर में उनके विरुद्ध जो साजिशें रची गई, उनके परिणाम स्वरूप उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहने की बरसों तक जरूरी चीजों से भी वंचित रहना पड़ा। पर अब उन्हें उस जलालत से निजात मिल गई है, ऐसे में उन्हें खुशी क्यों ना हो। अगली गाड़ी के प्लेटफार्म पर आते ही भीड़ का सैलाब उमड़ने लगा और बेतहाशा शोरगुल के कारण उनका विचार तंद्रा टूट गया। फिर भूख से पेट के खालीपन में जलन होने लगी। तब वह बुदबुदाए, आखिर मैं जानबूझकर भूखा क्यों बैठा हुआ हूँ। तब उन्होंने अपने सामान को घसीटते हुए एक टी स्टॉल से ब्रेड पकौड़ा और चाय ली और शेड के नीचे पड़े खाली बेंच पर बैठ गए। स्टेशन फिर जनशून्य हो गया था। तभी उनका मोबाइल फोन घनघना उठा। कॉल लॉग में देखा तो धीरेन्द्र का नंबर था। उन्होंने मोबाइल का स्विच यह सोचते हुए ऑफ कर दिया कि पत्नी के बहकावे में आकर वह तो पहले से चाहता था कि बाबूजी कहीं और चले जाए। वह भुनभुनाने लगे, कृतघ्न बेटे ने मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया, अब फोन करके एक औपचारिकता निभा रहा है। हाँ, मुझे अपने पोतों से भी जुदा करके उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है।
ईश्वर उसे इसका दंड जरूर देगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोबाइल का स्विच फिर ऑन कर दिया, पर काफी देर बाद तक भी दोबारा उसका फोन नहीं आया। वह फिर बड़बड़ाने लगे, भले ही दुनिया तुझे मेरा बेटा समझता हो, पर तेरे खून में जरूर कोई खोट है, वरना तेरा खून मेरे साथ दगा क्यों करता। उन्होंने फिर अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर गाड़ी के आगमन की घोषणा से रंजन बाबू के दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया। अरे, हरिद्वार में ही तो श्रम वृद्धाश्रम भी है, जहां मैंने पहले कुछ निराश्रित बुजुर्गों को आश्रय दिलाया था। क्यों ना मैं भी वहीं अपना नीड़ तलाशूं। यूं भी वृद्धाश्रम का प्रबंधक मोहित मोहले मुझे अच्छी तरह पहचानता है। तब वह तेजी से टिकट काउंटर की ओर भागे और अपने ही शहर के लोकल स्टेशन सलेमपुर के लिए टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। सलेमपुर मुख्य शहर से थोड़ा सा कटा हुआ इलाका था। कुछ देर में ही वह ट्रेन की बोगी में अपने सामान असबाब जमाकर बैठ गए। जब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो वह यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब मैं अपने बेटों को अपने प्रति सारी जिम्मेदारियों से निजात देने जा रहा हूं। हाँ, उनसे मुखाग्नि स्वीकार करने का अधिकार भी छीन लूंगा। मैं उनके साथ जुड़ा अपना नाम भी वापस ले लूंगा। जिंदा रहते हुए भी उनके लिए गुमनामी में जीऊंगा। एंग्री ओल्ड मैन का पहला खिताब दुनिया में मेरे ही नाम होगा। मैं उनके विरुद्ध विद्रोह और उपेक्षा का एक ऐसा अध्याय शुरू करूंगा कि लोग बुढ़ापे की निरीहता पर तरस खाना भूल जाएंगे और मेरे जैसे बुजुर्ग मुझे आदर्श मानकर मेरे बताए मार्ग पर ही चलेंगे। वे सोचते जा रहे थे कि सलेमपुर उनके अपने रिहायशी मोहल्ले से इतना करीब भी नहीं है कि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। वैसे भी वे अपनी पहचान छिपाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तड़के सुबह जब उन्होंने सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर कदम रखा तो वे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने बाहर निकलते हुए ऑटो रिक्शा लिया और कुछ ही देर में श्रवण वृद्धाश्रम पहुंच गए। फाटक पर तैनात जिस गार्ड से मुखातिब हुए वह उन्हें देखते ही पहचान गया। सर जी, आप मोहले साहब के वही दोस्त हैं ना जो उनसे मुलाकात करने कई बार पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भरी और जब तक वह अटैची होल्डर को फाटक के अंदर घसीटकर एक कोने में टिकाते, गार्ड ने इंटरकॉम से मोहित मोहले को उनके आने की सूचना दे दी। फिर उनका नाम और पता रजिस्टर में नोट किया और उन्हें लेकर मोहले जी के कमरे में जा पहुंचा। मोहित मोहले उन्हें जिज्ञासा से देखते हुए पूछ बैठे, रंजन बाबू, आज आप खाली हाथ अकेले ही आए हुए हैं? आपके साथ कोई वृद्ध सज्जन भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे आश्रम में कई बुजुर्गों के लिए कमरे खाली पड़े हुए हैं। क्या आप द्वारा लाए हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग बाहर लान में बैठे हुए हैं और वे आपके बुलाने का इंतजार कर रहे हैं? अरे, उन्हें अभी यहां बुलाइए। कमाल है, आप भी घर परिवार से ठुकराए हुए बुजुर्गों को कहां कहां से ढूंढ कर लाते हैं। समाज सेवा करने का तो जैसे आपने ठेका ले रखा है। प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने होठों के दोनों किनारे कानों तक फैला दिए। अजी, अब रिटायरमेंट के बाद हम इस काम को और अधिक तसल्ली और शिद्दत से करना चाहते हैं। वो कैसे? यहीं आपके साथ इसी आश्रम में रहकर। मोहल्ले जी विस्मित होकर उन्हें कुछ पल देखते रहे, फिर ठहाके लगाते हुए बोल पड़े, आप भी खूब मजाक कर लेते हैं। अरे, बहू बेटों वाले बसे बसाए घर परिवार को छोड़ आप यहाँ क्यों आने वाले हैं? यह काम आप जैसे गृहस्थ को कैसे रास आएगा? रंजन बाबू की आवाज भर्रा गई। मोहल्ले जी, अब मेरा जी गृहस्थी में कहाँ लगने वाला है? पत्नी रोहिणी तो पहले ही मुझे छोड़ परलोक सिधार गई है। बहू बेटों पोते पोतियों के लफड़ों से भी मन उकता गया है। ऐसी स्थिति में कुछ समाज कल्याण का काम कर लूं तो मन को
चैन मिलेगा। मोहल्ले जी ने उनकी आंखों में आंखें गड़ाकर पूछा, रंजन बाबू, मुझे तो आपकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या आपको भी बहू बेटों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? मोहल्ले जी ठठाकर हंसते हुए मजाकिया लहजे में बोले, पर रंजन बाबू संजीदा हो गए। वह जबरन मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मेरे बहू बेटे तो बड़े लायक हैं, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे? पर आगे बोलते हुए कुछ क्षण के लिए उनकी घिघी बंध गई और लगभग रुआंसे हो गए। पर चुप रहना उन्हें रास नहीं आया। बोले, आपने अभी पूछा था कि क्या मैं आपके साथ किसी वृद्ध सज्जन को लेकर नहीं आया हूं? तो मैं हूं ना वह वृद्ध सज्जन, लेकिन आपको मेरी खिदमत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मैं ही आपके काम में हाथ बटाऊंगा। बोलिए, है आपको मंजूर? मोहल्ले जी को क्षण अजीबो गरीब विचार तंत्रा में खोए रहे। शायद उन्हें रंजन बाबू की साफ गोई पर यकीन नहीं हो रहा था। असमंजस में थे कि क्या प्रतिक्रिया करें। फिर चुपचाप मुस्कुराते हुए गार्ड को रंजन बाबू का सामान अंदर लाते हुए देखा तो मेज की दराज से चाबी निकाली और उनकी ओर बढ़ा दिया। आप कमरा नंबर 101 में तशरीफ ले जाएं, फुर्सत में बात करेंगे, अभी हमारे पास बहुत काम है। रंजन बाबू कुर्सी से उठकर जाते हुए कुछ कुछ तल्ख आवाज में बोले, मोहल्ले जी, मुझे रिटायर होने के कारण बुजुर्ग और लाचार कभी मत समझना। हाँ, मैं जवान से भी जवान हूं। मित्रों, जो जज्बा और हौसला रंजन बाबू जैसे पात्र में हिल्लोरें ले रहा है, वह हमारे बुजुर्गों में क्यों नहीं है? हम कोशिश करेंगे कि हमारे बुजुर्ग आजीवन हौसलामंद और जज्बाती बने रहें। अगले 15वें अध्याय में आप रंजन बाबू के नए अवतार से परिचित होंगे। अब यहां से रंजन बाबू समस्त घटनाओं और गतिविधियों के केंद्र बिंदु होंगे। कहानी दिलचस्प और चरित्र प्रधान होती जाएगी। अगले अध्याय का शीर्षक है प्यार व्यार। लेकिन यह प्यार व्यार कैसा है, किन के बीच है, यह बात कौतूहल पैदा करने वाली है।